A very warm welcome to all of you. There is a great saying that it is the end result that counts. और बात भी बिल्कुल सही है. एंड में क्या हुआ वो मैटर करता है, राइट? सो आप सभी को पता है कि 28 मई को यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 का एग्ज़ाम है. हमारे पास लगभग 50 दिन बचे हैं. इन 50 दिनों में मैं क्या स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकता हूँ जिससे मुझे मेरे एफर्ट जो मैं दे रहा हूँ उससे मुझे मैक्सिमम आउटपुट मिले. मैक्सिमम आउटपुट का मतलब क्या हुआ? मेरा प्रीलिम्स का कट ऑफ क्लियर हो जाए. कट ऑफ क्या जाएगी ये किसी को नहीं पता है, बट कुछ प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स देख के हमको समझ में आता है कि समवेयर अराउंड 100 मार्क्स. सो सभी एस्पिरेंट ये ट्राई कर रहे हैं कि कैसे भी हमारे 105 110 मार्क्स आ जाएं, सो दैट मैं क्लियर माइंड के साथ मेंस की तैयारी कर पाऊँ. और मेंस की तैयारी वही बच्चा कर पाएगा जो प्रीलिम्स क्लियर करेगा, और प्रीलिम्स वही बच्चा क्लियर करेगा जिसकी ये आखिरी टाइम जो है, आखिरी कुछ दिन है, जिसका वो सबसे एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करेगा. एफिशिएंसी क्या होती है कि मैंने जो इनपुट दे रहा हूँ उससे मैं मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकूँ. ठीक है. कुछ बच्चे 20 घंटे पढ़ते हैं फिर भी क्लियर नहीं होता है. कुछ ऐसे बच्चे हैं जो डेली 365 दिन 6 से 7 घंटे पढ़ के बहुत ईजिली क्लियर कर रहे हैं. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस? सो द डिफरेंस लाइज इन द एंडिंग. जो आखिरी के 50 दिन 20 दिन है, इसमें हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी उस पर डिपेंड करता है. साल भर आपकी कितनी भी अच्छी तैयारी है, ये आखिरी का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे उन चीज़ों को आप कॉन्सोलिडेट करके याद कर सकते हो, सो दैट एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आए तो ईजिली यू कैन टेक आउट. ठीक है. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आपके सामने आंसर दिए रहते हैं, आपको रिकग्नाइज करना है. सो अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के बारे में, उस पर्टिकुलर न्यूज़ के बारे में, यू कैन ईजिली टेक द आंसर. आपको बहुत इन डेप्थ पता होने की ज़रूरत नहीं है. ये मैं उन क्वेश्चंस के लिए बोल रहा हूँ, खासकर करंट अफेयर्स के लिए. अगर आपने थोड़ा सा भी टच किया होगा उस पर्टिकुलर टॉपिक को और उससे कोई क्वेश्चन आ गया, आप इजीली टेक कर लोगे. ठीक है. सो चलिए देखते हैं हमारे ये 50 दिन की रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि आखिरी के 50 दिन है. इसमें कुछ नई चीज़ें बिल्कुल मत पढ़ने लगना कि कोई नया टॉपिक उठा के स्टार्ट कर दियो पढ़ना. जितना पढ़ चुके हो उस पर भरोसा रखो. दिमाग में ये पॉजिटिव थॉट्स लाओ कि मैंने जितना पढ़ा है मैं उससे बहुत ईजिली क्लियर कर लूँगा, क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट योर माइंड सेट. सब बच्चे आसपास ही पढ़ाई करते हैं. सभी बच्चों का आसपास ही लेवल रहता है चीज़ों को ग्रैब करने का. कुछ एक एक्सेप्शंस रहते हैं, हमको उस पर ध्यान नहीं देना है. ठीक है. लगभग 10,000 बच्चा प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस लिखेगा, तो हमें उन 10,000 में आना है. ठीक है. चलिए देखते हैं क्या हमारी स्ट्रैटेजी होगी. सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें क्या क्या कवर करना है 50 दिन के अंदर. तो सबसे पहले हमारे आते हैं स्टैटिक सब्जेक्ट्स. वो स्टैटिक सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं एक एक करके हम देखेंगे अभी अगले से स्लाइड्स में. ठीक है. सो आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, राइट, एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. तो एक एक करके हम देखेंगे कि हर सब्जेक्ट में मुझे ये एंड के टाइम में किन चीज़ों को फोकस करना है. ये वो ये वो सेशन नहीं है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि पूरा सिलेबस करके आओ. नो. इस सेशन में हम बात करेंगे कि हर सब्जेक्ट में ये आखिरी के टाइम पे मैं किन मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को याद करूं या पढ़ूं, उस पर हम ध्यान देने वाले हैं. राइट. देन सेकंड आता है आपका करंट अफेयर्स. सभी बच्चों की वीकनेस, सभी बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं. सर मैं इनसाइट से पढूं, सर मैं विजन से पढूं, सर मैं कोई XYZ से पढूं, या मैं हिंदू से पढूं, या अपने नोट से पढूं. तो इन सभी चीज़ का एक ही सिंगल इलाज है. आप जो साल भर करते आ रहे हो वो करो. ये आखिरी के 50 दिन में कुछ नई चीज़ें मत करने लगना कि साल भर आपने नोट्स बनाए, साल भर नोट्स रिवाइज कर रहे हो, एंड में आके कोई मैगजीन पढ़ने लगे. ठीक है. बिलीव एंड ट्रस्ट इन ओनली एंड ओनली वन सोर्स. तभी आपको कॉन्फिडेंस बनेगा. आप 10 चीज़ें पढ़ के जाओगे, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. ठीक है. थर्ड आता है आपका इकोनॉमिक सर्वे और इंडियन ईयर बुक. सो इनमें बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है. इसको भी तरीका मैं बताऊंगा कैसे करना है. देन आते हैं आपके प्रीवियस ईयर पेपर. प्रीवियस ईयर पेपर कुछ अलग से करने वाली चीज़ नहीं है. ये साथ सब्जेक्ट के साथ चलना है. ठीक है. पॉलिटी पढ़ा आज मैंने, चलो पॉलिटी के कुछ प्रीवियस ईयर कर लेते हैं.
ज्योग्राफी पढ़ा, ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर देख लेते हैं। ये साथ में लेके चलने वाली चीज़ है, ये कोई अलग से टाइम निकाल के करना नहीं है। अलग से टाइम निकाल के करोगे उससे कुछ फ़ायदा नहीं निकलने वाला। प्रीवियस ईयर क्या गाइड करता है आपको? प्रीवियस ईयर गाइड करता है कि देखो इस टाइप के क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट्स में आ रहे हैं पिछले 10 सालों में, 15 सालों में, तो हमें कौन से टॉपिक्स को ज़्यादा अच्छे से ध्यान देना है, ये इंडिकेट करता है आपका प्रीवियस ईयर पेपर। और सबसे एंड में आता है मॉक टेस्ट, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। 28 मई को आप सभी लोग एग्ज़ाम देने वाले हो ना, OMR फिल करोगे, सारी चीज़ें पेपर, दिमाग में चीज़ें रिकॉल करके पेपर में आंसर ढूंढोगे। तो अगर मैंने इसकी प्रैक्टिस नहीं की है, 25-30 टेस्ट नहीं दिए हैं, तो मैं उस दिन जाके मेरे लिए सही बहुत नया नया होगा। सो प्रैक्टिस बिफोर हैंड। और मॉक टेस्ट आपको उसी चीज़ में हेल्प करना है, उसी के लिए यूज टू करना है 28 मई के लिए, कि कुछ नया फील ना हो। इसमें क्या नंबर आ रहे हैं, क्या कितने आ रहे हैं, कितने ज़्यादा, उससे कोई मैटर नहीं करता है। मैं भी बता रहा हूँ, मॉक टेस्ट में आपके, हाँ अगर आपका 200 नंबर का पेपर है, मॉक टेस्ट में आपके 10 नंबर आ रहे हैं, देन ये यहाँ पे सोचने वाली बात है, यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपके हर पेपर में 70+ मार्क्स आ रहे हैं, रिलैक्स, बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है। 130 140 आ रहे हैं, उसमें भी दिमाग में ये नहीं बनाना कि मुझे सब आता है। यूपीएससी इज़ गोइंग टू सरप्राइज एवरीवन, ठीक है। तो उस अनसर्टेनिटी के लिए तैयार रहना है हमें, कि कैसा भी पेपर आएगा मैं रेडी हूँ। और आप ऐसा कब कर पाओगे? जब आप मेंटली रिलैक्सड रहोगे। तो अगर मैं बोलूँ, दो बच्चे हैं, एक बच्चे ने 200 जगह से चीज़ें पढ़ रखी हैं और एक बच्चा है जिसने 10 जगह से चीज़ें पढ़ रखी है, कौन ज़्यादा मेंटली रिलैक्स होगा? ऑब्वियस सी बात है, जिस बच्चे ने लिमिटेड सोर्स से पढ़ा है, उसको रिवाइज किया, वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेगा। और वैसे ही बन के जाना है, ठीक है। चलो देखते हैं हर सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले देखते हैं स्टैटिक सब्जेक्ट्स, हमें किस एरिया पे फोकस करना है। तो यहाँ पे मैं उन एरियाज़ को बताऊंगा जहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। अगर आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है, लग रहा है कि यार ये सब्जेक्ट मेरा वीक है, तो एटलीस्ट इन एरियाज़ को अच्छे से पढ़ के चले जाना, ठीक है। सबसे पहले आता है आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री इतना वास्ट है, किसी को नहीं पता कहाँ से क्या आने वाला है, एक्सेप्ट जो एक एरिया आपका आता है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ईजिली समझ में भी आ जाता है, ईजिली हम याद भी कर सकते हैं इसको, और क्वेश्चन भी एकदम एवरेज और इजी लेवल पे ही आते हैं, राइट। तो अगर हिस्ट्री नहीं आती है आपको, कुछ नहीं आता, एटलीस्ट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ लीजिए, ठीक। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में भी किस एरिया पे ज़्यादा फोकस करना है हमें? खासकर ब्रिटिश पॉलिसीज, सेकंड सोशियो रिफॉर्म्स मूवमेंट, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। इन मूवमेंट्स के फाउंडर कौन थे, कब हुआ था, उनकी क्रोनोलॉजी, इनके एम एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ठीक। इन चीज़ों पे ध्यान देना है। एंड देन द गांधीयन फेज। गांधीयन फेज काफ़ी वास्ट है, 1915 से आप मान के चलो टिल इंडिपेंडेंस, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस, जितनी रिपोर्ट्स आई थी, है ना। बट दीज आर टॉपिक्स विच आर ईजी टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू रिटेन। तो ये 3 स्टार है, इसको तो करना ही करना है। अब आता है कुछ बच्चों का, सर हमसे एंशियंट हिस्ट्री नहीं पढ़ी जाती, हमसे मिडिवल नहीं पढ़ी जाती। अगर दिमाग में बिल्कुल नहीं घुस रहा है, लीव इट। लेकिन जो थोड़ा बहुत पढ़ा है, उनको लग रहा है कि सर मैं ज़्यादा नहीं पढ़ सकता, थोड़ा बहुत ही पढ़ सकता हूँ, तो दीज आर द टॉपिक्स आपको फोकस करना है। एंशियंट हिस्ट्री में आप किस पे फोकस करोगे? इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, वैदिक एज, मौर्यन पीरियड और गुप्ता पीरियड। कैच यहाँ पे ये आता है कि मौर्यन और गुप्ता में मुझे क्या करना है। सो मौर्यन और गुप्ता और इवन वैदिक और इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको फोकस करना है आर्ट के ऊपर, कि उस पीरियड का आर्ट कैसा था, उस पीरियड में सोसाइटी किस जैसी थी, कास्ट सिस्टम था कि नहीं था, एंड रिलीजियस बिलीफ्स क्या थी लोगों की। इन चीज़ों पे आपको फोकस करना है, आर्ट, सोसाइटी, रिलीजियस बिलीफ, ठीक है। कौन सा किंग था, किसने किसको मारा, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अगर कोई फेमस किंग है, उसके लिटरेरी वर्क्स के ऊपर देखो, वॉर हुई, ये सब पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो इन चीज इंडस वैली, वैदिक, मौर्यन एंड गुप्ता में आपको फोकस करना है आर्ट एंड कल्चर, उस पीरियड के, उस पीरियड की सोसाइटी कैसी थी, उस पीरियड के रिलीजियस बिलीफ्स कैसे थे, ठीक है। इसमें एक और आ जाता है एरिया लिटरेचर का, कौन सी बुक्स थी, कौन राइटर थे, इन पे फोकस करना है। देन भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, इससे जनरली क्वेश्चन आते हैं। और एक इसमें पॉइंट है आपका संगम एज। संगम एज इज मोस्टली अबाउट लिटरेरी बुक्स एंड लिटरेरी टीचिंग्स,
ठीक है, तो संगमेश इन चीज़ों को एटलीस्ट कर लेना। नहीं पढ़ा है, कभी नहीं साल पर पढ़, तो इस टाइम मत पढ़ना, ऊपर से देख सकते हो। ठीक है, रहा मिडिवल, मिडिवल बहुत बच्चों का वीक रहता है, तो अब मुगल एम्पायर और विजयनगर एम्पायर, अगेन फोकस शुड बी ऑन आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर कोई अलग चीज नहीं है, कोई अलग सब्जेक्ट नहीं है। आर्ट एंड कल्चर हर पीरियड में हुआ है। दिल्ली सल्तनत में जो राजा थे वो आए, उन्होंने कोई चीज़ें बनाई। मुगल एम्पायर जब था तो अलग अलग किंग्स हैं, उन्होंने अलग अलग आर्ट एंड कल्चर पे वर्क किया। जैसे जहांगीर इज फॉर फेमस फॉर पेंटिंग्स, किस टाइप की पेंटिंग्स थी। तो आर्ट एंड कल्चर पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करना है, रादर देन गोइंग इनटू द किसने किसको मारा, कौन जीता, ये सब नहीं। सिमिलरली विजयनगर एम्पायर, फोकस ऑन द आर्ट एंड कल्चर एस्पेक्ट। सो अगर मैं ब्रीफली कंसाइज करूँ तो एंशियंट हिस्ट्री और मिडिवल में आपको मोस्टली आर्ट एंड कल्चर पे फोकस करना है। ठीक है, सो यहाँ पे दो टाइप के स्टूडेंट्स होंगे। एक स्टूडेंट होगा जिसने सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, वैसे कम स्टूडेंट है, उन स्टूडेंट से हमें ज़्यादा खतरा भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो सब कर सकते हैं, तो दे कैन डू इट। एक स्टूडेंट आता है जिसको केवल मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ने में आसान लगती है, तो केवल इस पे पढ़ो जो चीज़ें मैंने बताई। कुछ स्टूडेंट आते हैं जिनको मॉडर्न इंडिया तो अच्छे से, बट एंशिएंट मिडियल में हल्का हल्का कॉन्फिडेंस है, तो वो इन टॉपिक्स को कर ले। सिंपल, लीव असाइड एवरीथिंग। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज पॉलिटी। पॉलिटी में क्या किया जाए? देखो, सबसे अच्छी चीज़ तो है कि लक्ष्मीकांत को एंड टू एंड रट जाओ, बट ये ऐसा टाइम है कि आप कर सकते हो तो इट इज़ गुड। बट अगर लग रहा है कि नहीं यार बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है, तो एटलीस्ट प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी एंड एफडी, इनको कैसे तैयार करना है, इनके फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स को, फिलोसफी क्या थी इनके पीछे। जैसे बोलते हैं ना जस्टिस कितने टाइप की होती है, तो सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, वैसे ही डिफरेंट प्रियम्बल में कीवर्ड्स क्या क्या हैं, किस अमेंडमेंट से आए हैं, हर कीवर्ड्स का मतलब। प्रियम्बल में तो आपको हर कीवर्ड्स जो भी हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सबका मतलब, मीनिंग पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी एंड एफडी में आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन से डीपीएसपीज हैं, कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, किस अमेंडमेंट से आए, कौन से नए एडिशंस हुए हैं, फंडामेंटल राइट्स के पीछे की फिलॉसफी क्या है। ठीक है, राइट टू लाइफ, इनसे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट केसेस, तो इन चीज़ों पे ध्यान देना। ये नहीं कि आप आर्टिकल 14 याद कर रहे हो कि राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, उसके अंदर ये चीज़ें आती हैं। इनके मतलब समझना है, इनके बीच बोलते हैं ना बिटवीन द लाइन्स, कि राइट टू इक्वालिटी क्या क्या होती है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना, फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स पे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स यहाँ तक। इस अब आता है जो थोड़ा क्रूड रोट लर्निंग जिसे बोलते हैं, तो पार्लियामेंट अच्छे से कर लेना, क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं, क्या पावर्स होते हैं, पार्लियामेंट कैसे वर्क करती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोकसभा, राज्यसभा की फंक्शनिंग, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, देन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, गवर्नर, ये सब पढ़ लेना। ठीक है, जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके बारे में, अटॉर्नी जनरल क्या होता है, क्या पावर्स होती हैं, एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पंचायती राज एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल बॉडीज। ठीक है, इतनों को तो अच्छे से करके जाना है, क्वेश्चंस भी इन्हीं में से आता है। ठीक है, एक बचता है टॉपिक इमरजेंसी एंड सेंटर स्टेट रिलेशन। तो इन पे आप, अगर आपको ये पढ़ा है तो कर लो, नहीं पढ़ा तो छोड़ सकते हो। छोड़ने के लिए मैं नहीं बोलूँगा, बट लग रहा है कि नहीं सर मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं है, मेरे को एंड में इतनी ही आती, तो दो टाइप के स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ। जिनको बहुत कम आता है तो ये छोड़ सकते हैं, जिन्होंने पढ़ा हुआ है करके जाओ। ठीक है, सिंपल सी। कमिंग टू नेक्स्ट, ज्योग्राफी। यहाँ पे सबको दिक्कत आती है सर ज्योग्राफी तो बहुत वास्ट है, क्या पढ़े। तो देखो अगेन ज्योग्राफी को भी मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट इज बेसिक, जो फंडामेंटल ज्योग्राफी है आपकी। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी की एनसीईआरटी क्लास 11th। इसमें जो लैंडफॉर्म्स वाला एक टॉपिक है, इसमें आप डिफरेंट टाइप के लैंडफॉर्म्स कौन कौन से होते हैं, जैसे रिवर के होते हैं, है ना, विंड के होते हैं, ग्लेशियल होते हैं, राइट, ओशन आपके वेव कट होते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है कि रिवराइन लैंडफॉर्म्स दो टाइप के होते हैं। हर जितने भी लैंडफॉर्म्स है वो दो टाइप के ही होते हैं। एक तो होता है इरोजनल, एक होता है डेपोजिशनल। तो आपको बस इरोजनल और डेपोजिशनल के नाम याद कर लेने हैं। जैसे वैलीज, वो आपका इरोजनल हो गया।
ठीक है। आपके डेल्टाज वो आपके डेपोजिशनल हो गए। तो सभी टाइप्स में रिवर, विंड, ग्लेशियल और वेव कट में आप एटलीस्ट इनके इरोजनल और डिपोजिशनल के नाम याद कर लो बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। कमिंग टू क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी में आप बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखो कि प्रेसिपिटेशन क्या होती है ना, क्लाउड्स क्या होते हैं, राइट, अर्थ का हीट बजट क्या है, अर्थ अर्थ जैसे शॉर्ट वेव, इनकमिंग शॉर्ट वेव होती है बट रिफ्लेक्टेड लॉन्ग वेव रेडिएशंस होती हैं जो क्लाउड ट्रैप करता है, राइट। फिर जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं, साइक्लोन्स। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट आ जाती है फंडामेंटल की। अगर आप लैंडफॉर्म नहीं भी कर रहे हो तो ये जरूर कर लेना, क्लाइमेटोलॉजी वाला यूनिट। फिर आता है आपका ओशनोग्राफी, इसमें आप हॉट, वार्म करंट, कोल्ड करंट इनके बारे में पढ़ लेना। सैलिनिटी क्या होती है, सैलिनिटी कैसे चेंज होती है, ये थोड़ा देख लेना। सिर्फ छोटा टॉपिक है, इजीली हो जाएगा। फिर आता है आपका इंडिया के ऊपर, ये पार्ट आ जाता है इंडिया। तो इंडिया में फिजियोग्राफी पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन मानसून का पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसे फिर आप एल नीनो, लानीना क्या होता है, इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसको देख लेना। और मैप ऑफ इंडिया, तो मैप ऑफ इंडिया में क्या करना है हमें, आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि इंडिया के लेट्स से मैप में कौन सा स्टेट कहाँ पे आता है, ओके। कौन सा स्टेट कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे आपका असम है ना, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ये आपको थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए। दिमाग में पिक्चर बनी होनी चाहिए कि इंडिया का पॉलिटिकल मैप कैसा है, ठीक है। विंध्यास कहाँ पे, विंध्यास यहाँ पे हैं, वेस्टर्न घाट्स ऐसे हैं, राइट, हिमालयाज ये हैं, ईस्टर्न घाट ऐसे ब्रेक करके हैं। तो ये थोड़ी बेसिक्स आपको दिमाग में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, इजीली कोई भी मैप बेस्ड क्वेश्चन कर लोगे। अब मैप बेस्ड क्वेश्चन में आपको कहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे हम थोड़ा ध्यान देंगे, प्लेसेस इन न्यूज आते हैं। ये नेशनल पार्क दिया हुआ है, ये नेशनल पार्क न्यूज में था, जैसे कूनो पालपुर न्यूज में चल रहा है चीता के लिए, कहाँ पे है पता होना चाहिए, ठीक है। तो उससे रिलेट करके करना है। अभी अब जब आगे करंट अफेयर्स करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आप स्टैटिक से रिलेट करोगे चीज़ों को, ठीक। तो मैप्स ऑफ इंडिया को आपको जो प्लेसेस इन न्यूज करंट अफेयर्स में पढ़ते हो ना, केवल उनको मैप पे देख के जाओ, सिंपल। और बेसिक आउटलाइन इंडिया का पता होना चाहिए, कर लोगे, सारे क्वेश्चंस कर लोगे, राइट। कमिंग टू इकोनॉमी, इकोनॉमी में आई वुड सजेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, इन्फ्लेशन, एग्रीकल्चर एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये वाले यूनिट्स कर लो अच्छे से। बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं। बाकी हम इकोनॉमी फोकस करेंगे किस पे, करंट अफेयर्स पे, राइट। अभी मैं बताऊंगा करंट अफेयर्स में भी इन सब्जेक्ट्स में किन चीज़ों पर फोकस करना है। तो स्टैटिक के लिए मॉनेटरी, फिजिकल, इन्फ्लेशन, एग्रीकल्चर और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कौन से, जो करंट अफेयर्स में, जैसे WTO, AIIB, कोई बैंक्स हो गया, ब्रिक्स बैंक एक्सेट्रा, राइट। तो इनको चैप्टर्स को आपको कवर करना है। ये मैं बेयर मिनिमम बोल रहा हूँ कि ये तो करके जाना है, ठीक है, अगर हमको क्लियर करना है। मूविंग ऑन, करंट अफेयर्स, हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है कि सर करंट अफेयर्स के लिए क्या करें। 100 सोर्सेज है हमारे पास। मैंने कभी विजन पढ़ ली, मैंने कभी इनसाइट्स पढ़ ली, मैंने कभी न्यूज़पेपर पढ़ लिया, तो मैं कभी फिक्स नहीं रहा, मैंने कोई एक स्ट्रैटेजी यूज ही नहीं की। कुछ बच्चे ऐसे होंगे, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो केवल एक सोर्स पर टिके, सर मैं तो विजन की बुकलेट पढ़ता हूँ, वही पढ़ के जाऊँगा, सबसे अच्छा तरीका तो वही है, ठीक। लेकिन उन्होंने साल भर किया। अब आपको ये नहीं करना, आप साल भर एकदम स्कैटर रहे हो, तो अभी आपको स्ट्रीमलाइन होने की ज़रूरत है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है करंट अफेयर्स को कैसे करें। तो जो भी स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं, आपको करंट अफेयर्स की न्यूज़ को उससे रिलेट करना है, क्योंकि आप कोई भी बुकलेट उठाओगे करंट अफेयर मैगजीन, अब देखो ऐसे बच्चे जिन्होंने आज तक कुछ पढ़ा ही नहीं करंट अफेयर्स में, तो सुनो, सिंपल सी विजन की उठा लो, वाजीराम की उठा लो, इनसाइट, कोई भी उठाओ बुक, सबका तरीका यही रहता है, वो करंट अफेयर्स की न्यूज़ को मंथ में डिवाइड कर देते हैं। जैसे जनवरी में करंट अफेयर्स की अगर आप इंडेक्स देखोगे तो होगा पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है, इकोनॉमी, सोशल इश्यूज, सिक्योरिटी इश्यूज, एनवायरनमेंट, मिसलेनियस, जनरल ये ट्रेंड रहता है हर मैगजीन में। तो आपको जो स्टैटिक सब्जेक्ट के हैं करंट अफेयर्स, उनको स्टैटिक से रिलेट करना है। बार बार है अगर दिल्ली म्यूनिसिपल इलेक्शन, दिल्ली म्यूनिसिपल इलेक्शंस में ये हुआ, फलाना हुआ, यू हैव टू नो दैट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपलिटीज, ये आपके पॉलिटी का पार्ट है, उस टॉपिक को मैं अच्छे से रिवाइज कर लूँ। सो द स्ट्रैटेजी वुड बी relate the current affairs with static and you will easily
गेट द होल्ड ऑफ करंट अफेयर्स। ऑलराइट, तो आपको करंट अफेयर्स पर देखो करना क्या क्या है, किन किन चीज़ों पे फोकस करना है। प्लेसेस इन न्यूज़, कोई आपको बस नाम ध्यान है कौन सी कंट्री में कौन से स्टेट में ये जगह है, आपके 2 नंबर डन। और ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं प्लेसेस इन न्यूज़ के। साइंस एंड टेक, हाँ साइंस एंड टेक भी एक इंडेक्स का एक पार्ट रहता है, साइंस एंड टेक। तो साइंस एंड टेक में आपको टर्म्स के बारे में ध्यान देना, कोई नई टर्म्स आई हैं, जैसे क्रिस्पर कैस9 पे क्वेश्चन आ चुका है, वो टर्म बार बार आ रही थी, 3 पेरेंट बेबी, माइटोकॉन्ड्रिया, और इस टाइप की ना जो टर्म्स अगर न्यूज़ में है करंट अफेयर मैगजीन में कहीं भी आपको पता है, उसको याद कर लो, ठीक है, उसको पढ़ना है। अगेन इकोनॉमी में भी जो न्यू टर्म्स हैं आपको उनको पढ़नी है, जैसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट, आपके जो एटीएम्स होते हैं उसमें वाइट लेबलिंग ब्राउन लेबलिंग क्या होती है, इस टाइप की जो टर्म्स है वो आपको तैयार करना है। अलॉन्ग विथ स्टैटिक, स्टैटिक में जो तो पढ़ना हो तो ठीक है, साथ ही साथ जो भी कोई न्यूज़ आ रही कि इन्फ्लेशन इतना हो गया, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जाए, तो आपका काम है स्टैटिक को पहले पढ़ूँ, फिर आके इसको करंट अफेयर्स को देखूंगा। ठीक, सो करंट अफेयर्स लिंक विथ स्टैटिक थिंग। ठीक, बचता है एनवायरनमेंट। अब देखो एनवायरनमेंट में स्टैटिक पार्ट में ना बहुत ज़्यादा चीज़ें मत ध्यान दो आप, मोस्टली करंट अफेयर्स से आता है यहाँ पे। ठीक है, तो आप फोकस करो करंट अफेयर्स में कि एनवायरनमेंट में जो भी नेशनल पार्क न्यूज़ में है, कोई स्पीशीज़ न्यूज़ में है, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जैसे अभी हुई, UNFCCC जो बना है 1990, जो अर्थ समिट हुई थी 92 में रियो में, उसके बाद क्या क्या इसमें नई नई हैपनिंग्स हुई हैं। ठीक है, जो भी आपकी ट्रीटीज एंड प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, है ना, और भी जो कन्वेंशन है जैसे स्टॉकहोम कन्वेंशन, आपके रॉटरडैम कन्वेंशन, ये सब क्या होते हैं, इनको अब तैयार कर लो। ठीक, क्योंकि एनवायरनमेंट भी बहुत वास्ट है। आप शंकर आईएएस की बुक देखी होगी कितनी मोटी, तो सब नहीं करना है, इन टॉपिक्स को थोड़ा फोकस करो, और करंट अफेयर्स में जो चीज़ें इससे रिलेटेड दी हैं उनको तैयार कर लीजिए। आपका करंट अफेयर्स का काम खत्म, और कुछ नहीं करना है, सिंपल। तो स्ट्रैटेजी क्या है करंट अफेयर्स में? 2 चीज़ें हैं, जो स्टैटिक सब्जेक्ट वाले आते हैं ना, कि पॉलिटी के भी करंट अफेयर्स दिए हैं, इकोनॉमी के भी करंट अफेयर्स दिए हैं, ठीक है, तो इनको आपको स्टैटिक से लिंक करना है। साइंस एंड टेक में आपको एनवायरनमेंट में टर्म्स इन न्यूज़, इकोनॉमी में टर्म्स इन न्यूज़ को ध्यान देना है। ठीक है, टर्म्स पे खासकर फोकस किया करो, किसी भी उसमें आ रहा है कोई टर्म, नया टर्म है, पता होना चाहिए। ठीक है, नाउ कमिंग टू इकोनॉमिक सर्वे इन इंडिया ईयरबुक, इसके लिए कोई लोड नहीं लेना है, सिंपल सी कोई सी भी समरी उठाओ इकोनॉमिक सर्वे की, रीड कर लो। फोकस अगेन किस पे रहेगा? फोकस शुड बी, समरी भी पढ़ रहे हो तो जो नई टर्म्स अगर आई हैं न्यूज़ में, कोई वो नया वर्ड आ रहा है बार बार, उसको पढ़ लो क्या होता है, उसका क्या मतलब है। ठीक है, अब जैसे आपको पता है इस साल प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड बार बार न्यूज़ में आ रहा है, तो प्रोविडेंट फंड क्या होता है, ईपीएफओ क्या है ना, इसके बारे में पता होना चाहिए। नई नई टर्मिनोलॉजीज पे फोकस करिए, और जनरली विजन और सारे जो अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट है इन पे 1-2 मॉक देते हैं, वो फ्रीली अवेलेबल है, नेट से डाउनलोड कर लेना, उन 1-2 मॉक्स को अटेम्प्ट कर लेना, इकोनॉमिक सर्वे और ईयरबुक से रिलेटेड होते हैं, तो ये एक पोर्शन तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट इज मॉक टेस्ट। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सर मैंने साल भर पढ़ाई कर ली, अब ये अगले इस 50 दिनों में क्या करूं? तो आपका सबसे जरूरी काम हो जाता है डेली एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, प्रेफरेबली 10 से 12 सुबह, इसके बीच में अटेम्प्ट करो। क्यों? क्योंकि 28 मई को भी उसी टाइम पे अटेम्प्ट करना है। 50 दिन ये करोगे, फील वैसी आ जाएगी कि एग्जाम दे रहा हूं मैं। ठीक है, अब देखो मॉक टेस्ट में क्या करना है। अटेम्प्ट कर लिया, नंबर सब बच्चे देख लेते हैं कि हाँ 200 में से मेरे आ गए 80 नंबर, अरे बहुत अच्छा, 90 नंबर, 100 नंबर, मैं खुश हूँ, पेपर रख दिया साइड में। नहीं, भले ही आप 200 में से इस 200 नंबर ले आओ, आपको ये चेक करना है, आपको 200 में से 100 नंबर आ रहे हैं, 120 आ रहा है, आपको ये चेक करना है कि मेरी मिस्टेक्स कहाँ कहाँ पे हुई हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस मैं नहीं कर पाया हूँ, उनको देखिए, उनकी एक्सप्लेनेशंस को आप आंसर से पढ़िए, सॉल्यूशन से, उस टॉपिक को रिवाइज कर लो, सो दैट आगे कभी गलती नहीं होगी। कुछ ऐसे आपको नए फैक्ट्स भी मिलते हैं जब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हो, जो कि आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगे, उसके शॉर्ट नोट्स बना लो। तो ये प्रोसेस जरूर फॉलो करना जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हो। मॉक टेस्ट देने में तो आपको 1-1.5 घंटा लगेगा, लेकिन जब आप ये प्रोसेस करोगे ना, जो भी मिस्टेक्स हैं उसके टॉपिक्स को देख रहे हो, उसके नोट्स बना रहे हो, इसमें 2 घंटे लगेंगे मिनिमम। तो ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आपको रिवाइज भी करवा रहा है वो टॉपिक, और आपकी गलतियां आगे ना हो उसके लिए भी एनकरेज कर रहा है। तो मॉक टेस्ट
डेली एक करो। अब डेली एक करोगे, सोचो एग्जाम तक आप एटलीस्ट 40 मॉक टेस्ट कर लिए होगे, और यही टारगेट है। इतना कर लिए, पेपर में बहुत आराम रहोगे। ठीक है, नाउ कमिंग टू द डेली शेड्यूल। इसमें मैंने पहले भी वीडियो एक बनाया है, अभी भी बता रहा हूं कि दिन को हमेशा ऐसे डिवाइड करो, क्योंकि भाई मेरे पास तो लिमिटेड टाइम है ना। तो मेरे को क्वार्टर में डिवाइड करना कि भाई मैं चलो इस क्वार्टर में उठ रहा हूँ और मॉर्निंग 9 AM तक 7 to 9 मेरा एक स्टडी पीरियड होना चाहिए। चलो मैंने मान लिया, मैंने कोई स्टैटिक सब्जेक्ट कर लिया, ब्रेकफास्ट वगैरह किया, फिर मैंने 10 से लेके 12 मेरा एक टाइम है, मैंने इसमें मॉक कर लिया, थोड़ा रेस्ट वगैरह लिया, लंच वगैरह किया, फिर 1 से 3 मेरा एक टाइम है, इसमें मैंने क्या किया, अपना सेकेंड स्टैटिक कर लिया, थोड़ा रेस्ट लिया गया, 3 से 4 थोड़ा रेस्ट हुआ, है ना। फिर 4 to 6 एक आपका क्वार्टर आता है जिसमें आप क्या कर सकते हो, करंट अफेयर्स। ठीक, 6 to 7 कुछ नहीं करना है आपको। फिर आप रात में फिर बैठोगे, अपने मॉक्स में जो भी आपने किया है 7 to 9 मॉक्स में देखो क्या गलती हुई है, तो मॉक को चेक करना है आपको। और फाइनली जब रात में आप 12 बजे के अराउंड 9 से 11 पढ़ो, एक शिफ्ट और, उसमें आप अपना जो डेली का आपने किया उसको रिवाइज कर लो। ये जनरल आपका डेली शेड्यूल होना चाहिए। तो 2 स्टैटिक सब्जेक्ट, करंट अफेयर्स और मॉक, ये कर रहे हो सफिशिएंट है। ठीक है, और क्या होना चाहिए वो भी मैंने आपको बताया था, पूरा एक कंप्लीट टाइम टेबल भी हमने अपने चैनल पे डाल रखा है, आप देख सकते हो। डेली का शेड्यूल, ब्रेकफास्ट का है, लंच का है, सारी चीज़ें उसमें। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ये आपका बहुत ही प्रेशर वाला टाइम है। पढ़ना है, दिमाग में आ रहा है एग्जाम में होगा नहीं होगा, नेगेटिव थॉट, पॉजिटिव थॉट, कोई अपने आप को आईएएस समझ चुका है, सारी चीज़ें आ रही होंगी। तो अपने दिमाग को रिलैक्स कैसे करना है। ठीक है, दिमाग में ये ग्राफ चल रहा है, इसको मुझे ये लेके आना है इस लेवल पे। कांस्टेंट लगो तो मतलब वो तो डेथ होती है, डेड बॉडी की ऐसी रहती है, बट जो एक रिलैक्स माइंड रहता है ना, उसका ऐसा हारमोनियस ग्राफ रहता है। तो इसको अचीव करने के लिए आपको एटलीस्ट 50 मिनट्स, 45 to 50 मिनट्स एक्सरसाइज और मेडिटेशन करना है। एक्सरसाइज में पुशअप्स लगा रहे हो, वॉक कर रहे हो, जो करना है करो, थोड़ा पसीना आए और थोड़ा मेडिटेशन 10 मिनट 5 मिनट का। ये जो बच्चा कर रहा है, वो जो पहले हमने अभी जो भी चीज़ें डिस्कस की, वो उसको एफिशिएंटली कर सकता है और वो करेगा। लेकिन जो बच्चा एक्सरसाइज नहीं कर रहा, बस पढ़ ही रहा है, कुछ एक अपने आप को सेक्लूड कर लिया है, आइसोलेट कर लिया है, तो वो इसको एफिशिएंसी से नहीं कर पाएगा। उसको लगेगा तो मैं पढ़ रहा हूँ, बट रिटेन करना, ये वाले पार्ट में उसको दिक्कत आएगी, उसको पता नहीं चलता है। वो एग्जाम के दिन पता चलेगा, अरे यार ये क्या था, ये तो भूल गया, है ना। तो इसको भले ही 1 घंटा कम पढ़ो, लेकिन ये 45 to 60 मिनट्स ये चीज़ ज़रूर करना, भले ही 1 घंटा कम पढ़ लेना। आई एम रिकमेंडिंग, बिकॉज आप अब मुझे थैंक यू बोलोगे, ये चीज़ आपको इतनी बेनिफिट करने वाली है। ठीक है, तो यही एक ओवरऑल आपकी स्ट्रैटेजी है 50 दिन में आपको क्या क्या करना है। मैंने बहुत ही डिटेल में हर सब्जेक्ट का भी बताया है। तो जो भी नया बच्चा है, जो ऑब्वियसली बात है, सारी चीज़ें कर रहा है, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, बट वो उसके लिए भी ये वीडियो है कि देख लीजिए क्या क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरियाज है। ठीक है, और जो नया बच्चा जिसको बहुत कम टाइम था, वो एटलीस्ट इन टॉपिक्स को कवर कर ले, तो बहुत ही एक लेवल प्लेइंग फील्ड बन जाएगी सभी के लिए। ठीक है, सो दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड। मुझे लगता है कि ये आपको क्लैरिटी देगा। जिसको कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, हमसे बात कर सकते हो, सारी चीज़ें। ठीक है, एम है 28 मई 10 से 12 का जो शो है उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस दे के आना। ठीक है, पेपर से पहले कुछ हफ्ते, 1 हफ्ते पहले मैं एक और वीडियो निकालूंगा जिसमें कैसे उन 2 घंटों में अपने आप को बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए अपने आप को रेडी रखना है। कुछ ट्रिक्स हैं मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में मिलता हूँ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।